सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतम। और आज जो है मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा था एआईबी का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है वो 4 है, जो कि आज से ठीक 2024 से आज से ठीक 12 साल पहले 2012 में कंडक्ट हुआ था। और इसका सेट डी मुझे मिला है ऑनलाइन। और जब मैंने इसको बेसिकली ओपन किया तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि वही 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो सबको पता है। और क्योंकि मैं भी इसकी प्रैक्टिस करने जा रहा था, मुझे भी ये सॉल्व करना था। जितने भी लास्ट ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सॉल्व करने जा रहा था। तो इससे अगर अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इससे समवेयर आपकी कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन भी आप इसे सीख जाते हो, कुछ ना कुछ सीख जाते हो इससे। तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा बेसिकली, है ना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। इसका सही आंसर जो है, एक सेकेंड, इसका सही आंसर है बेंथम। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि माइंड में मेरे स्टक हो जाए, और साथ ही साथ अगर आप सुन रहे हैं तो आपके भी। क्वेश्चन ये कहता है, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। इसका सही आंसर है बेंथम। सेकंड क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। इसका सही आंसर है जूलियस स्टोन, सी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लीगल पर्सनैलिटी। फोर्थ क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स under the Motor Vehicles Act 1988 can be made under। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 कैन बी मेड अंडर। क्वेश्चन 5 का आंसर सी सही है, सेक्शन 173। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेंडमेंट इन मोटर व्हीकल्स एक्ट in 1994, the compensation in case of death of the person is option B, 50,000, है ना। The amendment in motor vehicles act in 1994, the compensation in case of death of the person is option B, 50,000. Question 7, under the vicarious liability, the liability is option A, joint, B, several, C, both, first and second, D, either of the above depending upon facts and circumstances of the case। इसका जो सही आंसर है वो C होगा, 7 का C। क्वेश्चन 8 है, इन टॉर्ट्स इन केस ऑफ डिफेमेशन, option A, intention to defame is not necessary, option B, intention to defame is necessary, C, both, 1 and 2, D, either 1 or 2। इसका बेसिकली जो सही आंसर होगा वो 8 का होगा, A, intention to defame is not necessary। 9, when the Advocate Act introduced, इसका सही आंसर है 1961। 10, the Bar Council of India consists of following as ex officio member। Bar Council of India consists of following as
एक्स ऑफिसियो मेंबर, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। 10 का आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से 11 क्वेश्चन है, इंडियन बार कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड चैमियर इन द ईयर, एडवर्ड चैमियर और कैमियर इन द ईयर। 11 का ऑप्शन डी सही है, 1923 है ना। इंडियन बार कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड कैमियर इन द ईयर 1923। क्वेश्चन 12 जो है, पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर द एडवोकेट एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर ए सेक्शन 42। ट्वेल्व का आंसर है सेक्शन 42। द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1996, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स आर्बिट्री मीन्स, ऑप्शन ए arbitral tribunal sitting in India can apply the by the Singapore. B just law, C arbitrary law, D none of these. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, arbitral tribunal sitting in India can apply the by the Singapore. India can apply the by. I don't think so। इसका क्या मतलब यहाँ पे बन के आ रहा है, बाय द, या फिर ये बाय है या कुछ और है, आई डोंट नो। बट इसका जो सही आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1996. Arbitration and Conciliation Act was basically enacted in 1996. Next question is section 10 subsection 1 of the Arbitration Conciliation Act talks about A power of arbitration, B number of arbitration, C capacity of arbitration, D none of the above. So इसका सही आंसर है number of arbitration। सेक्शन टी का सबसेक्शन फर्स्ट बात करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद किताबिया गर्ल, द मैरिज इज 17 का सही आंसर है वैलिड। कि जब एक सुन्नी मुस्लिम किताबिया गर्ल के साथ शादी करता है तो क्या वो वैलिड है, वॉइड है, इरेगुलर है? सो इसका सही आंसर है वैलिड है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ? 18 का सही आंसर है सी, मलिकी स्कूल। Next question. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a female Hindu has the capacity to take a son or daughter in adoption if option A, she is not married, option B, she is married, C, she is widow and has no son or daughter but has a widowed daughter-in-law, D, she cannot adopt at all. So इसका सही आंसर है C is not married, option A। 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 20 का है, 20 कहता क्या है, अ चाइल्ड बोर्न
of void and voidable marriage. A child born of void and voidable marriage under Hindu law. So एक बच्चा किसी ऐसी शादी के बाद उस बच्चे का जन्म होता है जब पता चलता है कि वो शादी या तो वॉइड है या वॉइडेबल है, तो ऐसे में जो चाइल्ड है वो क्या होगा? ए लेजिटिमेट, बी इलेजिटिमेट, सी इलीगल, डी नॉन ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेजिटिमेट। 21 द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर 21 कह रहा है द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर हैज बीन द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इसका सही आंसर है, ऑप्शंस दिए हुए हैं बेसिकली, ऑप्शन ए कुमारी मायावती, बी मिस मीरा कुमार, सी मिस प्रतिभा देवी सिंह पटेल, डी मिस वसुंधरा राजे। सो इसका सही आंसर है मिस मीरा कुमार। 21 का बी, ठीक है। 22nd क्वेश्चन कहता है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बेसिकली दिए हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी जवाहरलाल नेहरू। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बी एन राव। क्वेश्चन 23 द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सी रूल ऑफ लॉ, डी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। सो आई थिंक 23 का डी है, हाँ डी है इसका, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है, 24th है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज अ ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सी फंडामेंटल ड्यूटी, डी बोथ, बी एंड सी। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका डी होना चाहिए, बोथ बी एंड सी। फंडामेंटल ड्यूटी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, तो इसका डी होगा 24 का, सही है 24 का डी है, बोथ बी एंड सी। 25 द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द इंडिया, कौन सी लिस्ट में एजुकेशन बेसिकली आता है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट। सो बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा वो सी, ऑप्शन सी होगा, कंकरेंट लिस्ट में आता है। 25 का सी है। 26 क्वेश्चन नंबर व्हाइल इंटरप्रेटिंग द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ कंटेन्ड इन आर्टिकल 14 of the constitution the supreme court constantly maintain the equality means option a absolute equality among human beings, b equal treatment to all persons, c among equal the law should be equal, the law should be equal and should be equal and should be equally administered, option d both, b and c। सो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हाइल इंटरप्रेटिंग द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ कंटेन्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कंस्टेंटली मेंटेन दैट इक्वालिटी मींस ऑप्शन ए एब्सोल्यूट इक्वालिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, ऑप्शन बी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ टू ऑल पर्सन्स, ऑप्शन सी अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड, ऑप्शन डी बोथ, बी एंड सी। सो जो इसका सही आंसर है वो है 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, इसका तो पहला ही ऑप्शन है ये सी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए 6, 7, 8, 10 इन सब पे तो जाने की जरूरत नहीं है। पहले 7 हुआ करता था, बट वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से बेसिकली निकाल दिया तो वो हट गया। क्वेश्चन नंबर 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
as the heart and soul of the constitution. So ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका जो सही आंसर है 28 का वो है सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 29 which is the period of appointment of comptroller and auditor general of India? Option A 6 year, option B up to 65 years of age, option C 6 years or 65 years of age whichever is earlier, option D up to 62 years of age। so इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चाहे वो 6 साल के लिए बन जाए या फिर जब तक वो उनकी एज 65 नहीं होती है तब तक के लिए वो बन जाए, अपॉइंट हो जाए, मतलब इतनी ड्यूरेशन उनकी रहेगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम से जो कनेक्ट हम कर पाएंगे वो कर पाएंगे हम हेबियस कॉर्पस को। ऑप्शन सी है इसका आंसर, जो कि बेसिकली बात करता है टू हैव बॉडी, है ना, उस पर्सन को सामने बेसिकली लेके आने के लिए जो कि नहीं मिल रहा है। तो पर्सनल फ्रीडम की बात करें तो ऑप्शन सी हेबियस कॉर्पस। ऑप्शन 31 सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ, ऑप्शन ए colorable legislation, option B doctrine of separation of powers, option C doctrine of rule of law, option D doctrine of excessive delegation। so 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ पावर। सो बेसिकली फिर से अगर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ and predominance of legal spirit are the basic principle of doctrine of rule of law। next question number 32 rule of law is the antithesis of arbitrariness in all civilized society. It has come to be regarded as mark of a free society. It seeks to maintain the balance between the opposite notions of individual liberty and public order. This was opined by whom in famous habeas corpus case? So 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जस्टिस HR खन्ना। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन ऑल civilized society. It has come to be regarded as mark of a free society. It seeks to maintain the balance between the opposite notions of individual liberty and public order. This was opined by whom in famous habeas corpus case? So इसका जो सही आंसर है जस्टिस HR खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 मैक्सिम delegatus non potest delegare means। Option A a delegate can further delegate, B a delegate cannot further delegate, option C a delegate must protest delegation objectively, option D none of the above। so 33 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी a delegate cannot further delegate। क्वेश्चन नंबर 34 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 is predominantly based on UN General Assembly resolution with due negotiations in the, option A UNCITRAL, option B UNCTAD, option C UNCECOSOC, option D none of the above। so इसको अगर चाहे तो हम यूनिसेट्रल ऑप्शन ए, यूनिसेट्रल ऑप्शन बी, अनस्टेयर्ड ऑप्शन सी, UN इकोसोक ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव।
So next question number 35. Which of the following is irrelevant fact under Evidence Act 1872? Option A, facts regarding motive. Option B, facts regarding statements without related conduct. Option C, facts regarding statements clubbed with conduct. Option D, facts which make other relevant fact as highly probable. So फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन 35. Which of the following is irrelevant fact under Evidence Act 1872? Option A, fact regarding motive. Option B, fact regarding statement without related conduct. Option C, facts regarding statement clubbed with conduct. Option D, facts which make other relevant fact as highly probable. So इसका जो 35 का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, facts which make other relevant fact as highly probable. Question number 36. Test of competency of witness is option A, her being intelligent. B, must be measured. C, understanding the nature of question. D, capable of understanding the nature of question and giving rational answer. So answer 36, question number 36 का आंसर जो है वो है D, capable of understanding the nature of question and giving rational answer. Next question. Question number 37. Which one is exception to rule of hearsay evidence? Option A, dying declaration. Option B, fact forming part of same transaction. Option C, facts forming plea of alibi. Option D, facts regarding character of accused. तो इसका नो डाउट इसका ऑप्शन ए जो है बेसिकली सही होगा. डाइंग डिक्लेरेशन हियरसे एविडेंस है बट एक्सेप्टेबल है, रेलेवेंट है, इसको हम रेलेवेंट बोल सकते हैं. और 37 का जो सही आंसर है वो है ए, डाइंग डिक्लेरेशन. Question number 38. Communication between husband and wife is treated as privileged if communication option A, was made during marriage with promise of confidentiality. Option B, was made during marriage even without promise of confidentiality. Option C, was made before marriage with promise of confidentiality. Option D, is made after marriage. So communication between husband and wife is treated as privileged if communication I think D होना चाहिए, is made after marriage. 38 का चेक कर लेते हैं. 38 का ऑप्शन बी सही है, was made during marriage even without promise of confidentiality. Next question number 39. Leading questions can be asked even without permission of court during option A, examination in chief. B, cross examination. C, re-examination. D, all of the above. So इसका सही आंसर है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन. 39 का बी. सो लीडिंग क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जा सकते हैं. Without the permission of court. Question number 40. What do you mean by word evidence? Option A, every fact connected with case. Option B, fact introduced in court of law. C, both. D, none. ऑप्शन 40 का जो क्वेश्चन 40 का जो सही आंसर है वो है बी, फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. आई थॉट इसका आंसर ए सही होगा बट इसका जो सही आंसर है वो है बी, फैक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज फैक्ट इन इशू? ऑप्शन ए, facts involved indirectly. B, necessary fact to arrive to or determine rights, liability or immunity. Option C, both. Option D, none. इसका सही आंसर है बी, necessary facts to arrive or determine rights, liability or immunity. So question number 41. What is fact in issue?
और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेसेसरी फैक्ट टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लायबिलिटी और इम्यूनिटी। Question number 42, relevant fact is option A, fact logically relevant to any fact in issue. Option B, facts legally relevant to any fact in issue. C, both. D, none. 42 का जो सही आंसर है वो है बी, facts legally relevant to any fact in issue. 43, the term lockout under the Industrial Dispute Act defined in section 2 subsection 1. The term, next question number 44. The term layoff has been defined under the Industrial Dispute Act. Option A, section 2, KKK, B, section 2, O, C, section 2, I think I है और ये L है, L है ना, और ऑप्शन डी सेक्शन 3 का L। सो 44 का जो सही आंसर है वो है सेक्शन 2 का के ट्रिपल के। क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1926। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1926। Question number 46, the term minimum wage has been described in the option A, the Trade Union Act, option B, the Industrial Dispute Act, option C, the Minimum Wage Act, option D, none of the above. So इसका जो सही आंसर है 46 का वो है 6, the Minimum Wage Act. Minimum wage has been described in the Trade Union Act, the Industrial Dispute Act, C, the Minimum Wage Act, none of the above. Question number 47, the Minimum Wages Act was enacted. So इसका सही आंसर नहीं पता, हमें सर्च करना पड़ेगा, इसका सही आंसर गिवन नहीं है। द मिनिमम वेज एक्ट वाज इनेक्टेड, गूगल कर लेते हैं। द मिनिमम मिनिमम वेजेस एक्ट ना, इसमें तो यहाँ पे 1948 शो हो रहा है, देख लेता हूँ है या नहीं। 1948, सो यहाँ पर 48 होना चाहिए था, है ना, तब जाके सही होता। और क्योंकि इसमें वो 1948 मेंशन नहीं था तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था एआईबी की तरफ से ही, तो इसका इसीलिए इसमें ऑप्शन मेंशन नहीं था, बट 1948 में आया था। वेट ए सेकेंड, ये ग्लिच देखने को मिल रहा है मुझे, आई डोंट नो इसका सॉल्यूशन क्या है। कंटिन्यू करते हैं।
Question number 48. The Trade Union Act provide for option A, the registration of trade union, B, registration of trade union for workers, option C, recognition of registration of trade union as juristic persons, option D, all of the above. 48 का जो सही आंसर है वो है all of the above. ठीक है, द ट्रेड यूनियन, फिर से रिपीट कर देता हूँ, द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड फॉर ऑप्शन ए registration of trade union, B, registration of trade union for workers, option C, recognition of registration of trade union as juristic persons. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49. Foreign court under section 2 subsection 5 of CPC means option A, a court situation outside India. I think situated होना चाहिए, तो a court situated outside India, option B, a court situated outside India, the authority of government of India, option C, a court situated in India applying foreign court, applying foreign law, option D, all of these. इसका सही आंसर जो होगा बेसिकली आई थिंक 49 का ए होना चाहिए, बट इसमें बी मेंशन्ड है, कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द अथॉरिटी ऑफ outside India, the authority of government outside the India and authority of, I don't think so कि इसका बी पता नहीं कैसे, बट हो सकता है इसका ऐसा हो, a court situated outside India and the authority of and outside India, a court situated outside India and outside the authority of government of India, ऐसा अगर आई थिंक कंप्लीट होना चाहिए था, बट इसका जो सही आंसर है बी है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आई डोंट नो क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे भी इसके आंसर्स नहीं पता है, तो मैं भी आंसर्स फाइंड आउट ही कर रहा हूँ बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 50 है, जजमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 मींस ऑप्शन ए, अ डिक्री, ऑप्शन बी, डिसमिसल ऑफ एन अपील, सी, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. सो आंसर 50 का जो आंसर है वो है सी, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री. सो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, जजमेंट अंडर सेक्शन 2(9) मींस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अ डिक्री, option B, dismissal of an appeal, C, statement of grounds of an order or decree, option D, all of the above. C सही है. क्वेश्चन नंबर 51, प्रिंसिपल ऑफ, ये सेक्शन 2(9) CPC से की बात कर रहा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइज is provided in section 1, option A, section 10 of CPC, 11 of CPC, 13 of CPC, 14 of CPC. so इसका जो सही आंसर होगा सब जुडाइज सेक्शन 10 में है, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका 51 का ना, ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा as contained in section 11 of CPC is based on the maxim, option A, nemo debet his vexari pro uno etiam causa, option B, interest republicae et sit finis litium, option B, option C, both A and B, option D, either A और B. तो भैया इसका डी तो बिल्कुल नहीं है ना, सी है, इन दोनों में से है. इंटरेस्ट 52 का जो सही आंसर है सी सही है भैया, चेक किया तो सी सही निकला. सो ए भी है, बी भी है, और ये दोनों ही सेक्शन 11 के रेजुडा की बात करते हैं, रेजुडिकाटा की बात करते हैं. नीमो डेबिट हिज विक्सारी प्रो उनो एटियडम कॉजा, और बी, इंटरेस्ट
रिपब्लिकाe एट सिट फिनिस लिथियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बोथ है ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑप्शन ए बिटवीन को डिफेंडेंट्स, बी बिटवीन को प्लेंटिफ्स, सी both A and B, D neither A or neither B. Co-defendant between co-plaintiffs। 53 का क्या डी होना चाहिए? डी है, क्योंकि को डिफेंडेंट को प्लेंटिफ मेंशन्ड है, बट प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट में बेसिकली मेंशन नहीं है, तो इसलिए कोई सा ऑप्शन इसमें से है नहीं, तो नीदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, वैलिडिटी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। ऑप्शन ए इन अ सिविल कोर्ट ओनली, B in a criminal court only, C in both civil and criminal court, D neither in civil nor in criminal court। 54 का सही आंसर है ऑप्शन ए in civil court only, in a civil court only। So foreign judgment can be challenged under section 13 of CPC in a civil court only। और बेसिकली सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी मेंशन्ड है, तो सिविल कोर्ट की बात करेगा ना, क्रिमिनल की नहीं जाएगा, क्योंकि अगर क्रिमिनल की होती तो सीआरपीसी के थ्रू होती, और सीआरपीसी मेंशन नहीं है, 13 ऑफ सीपीसी है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए सही होगा। Question number 55, under section 15 of CPC, every suit shall be instituted in option A the district court, option B the court of the lowest grade, option C the court of highest grade, option D all of the above। so इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, 55 का बी है, the court of the lowest grade। Question number 56, X residing in Delhi publishes statements defamatory to Y in Calcutta, Y can sue X at। so X दिल्ली में रहता है और publishes statement defamatory statement to Y in Calcutta, दिल्ली में रहता है और कलकत्ता में स्टेटमेंट दिए है उसने डिफेमेटरी के, तो जो Y है वो कहाँ पर सू कर सकता है एक्स को? दिल्ली में, कलकत्ता में, एनीवेयर इन इंडिया, इधर इन दिल्ली और इन कलकत्ता। सो 56 का जो सही आंसर है वो है डी, इधर इन दिल्ली और इन कलकत्ता। सो ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और इसमें 90 क्वेश्चंस ही अवेलेबल है हमारे पास। और मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने भी ये क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया है, मैं भी आप सभी के साथ ही अभी सॉल्व करने बैठा हूं, और मुझे भी क्योंकि सॉल्व करना था प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर है एआईबी के, मुझे भी सॉल्व करना था, तो मैं सोचा कि अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इससे आप सभी के साथ अगर मैं बैठ के सॉल्व करूं तो हो सकता है कि इससे कुछ चीज़ें आप भी सीख जाए, है ना, और हो सकता है कुछ चीज़ें आप भी मुझे सिखा दें, तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं भी प्रोफेशनल हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे इसकी आंसर की है मेरे पास है, सो मैं उससे मैच कर रहा हूँ, और सो समवेयर इट विल हेल्प मी इन दैट मैन। So क्वेश्चन नंबर 57 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, a suit for damages for breach of contract can be filed at a place। suit for damages for breach of contract can be filed at a place, option A
where the contract was made. B, where the contract was to be performed or breach occurred. Option C, anywhere in India. Option D, both A and B. ऑप्शन डी होना चाहिए 57 का, डी है। Question number 58. In every plant under section 26 of CPC, facts should be proved by A. Oral evidence, B. Affidavit, C. Document, D. Oral evidence as well as document. 58 का है B. Affidavit. Affidavit. 58. Section 26 of CPC, facts should be proved by in every plant by affidavit. Option B. Question number 59. Which of the following is correct of a standard from the standard form contract? Which of the following is correct of a standard form contract? Which of the following is correct of a standard form of contract? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। A, it is valid contract. B, one party has no choice but to accept and sign the contract. C, both one and second, first and second. D, the consent is not a free consent. क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा। Which of the following is a correct स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ए है इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, वन पार्टी हैज नो choice but to accept and sign the contract. C, both 1 and 2. D, the consent is not a free consent. ऑप्शन 59 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 60. एज अ जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड। 60 का ए होना चाहिए, ए। Question number 61. A contingent agreement based on an impossible event under section 36 is 61. A contingent agreement based on an impossible event under section 36 is 61 का है ऑप्शन ए, void. Question number 62. The consensus ad idem means option A, general consensus. B, reaching an agreement. C, meeting of minds upon the same thing in the same sense. D, all of the above. 62 का है option C, meeting of minds upon the same thing in the same sense. 63. In famous Carlyle versus Carbolic smoke ball 1893, the Honorable Court held that the contract was accepted on being option A, communicated. B, acted upon. C, refused. D, advertised. 63 का ऑप्शन बी सही है, acted upon. 64. Inadequacy of consideration does not make the contract option A, void. B, voidable. C, unenforceable. D, neither void or voidable. 64 का सही आंसर है ऑप्शन ए, void. 65. A jus in personam means a right against a specific person, option A. 66. Exposure of goods by a shopkeeper is
ऑप्शन ए ऑफर फॉर सेल, बी इनविटेशन टू ऑफर, ऑप्शन सी ऑफर, डी एक्सेप्टेंस। ये नहीं है, डी तो नहीं है। ए ऑफर फॉर सेल, एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय ऑफर फॉर सेल, इनविटेशन टू ऑफर। ए या बी दोनों में से कोई सा है, सी भी नहीं है। ए या बी, ऑफर फॉर सेल, बी है इनविटेशन फॉर ऑफर, इनविटेशन फॉर ऑफर। एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर ऑफ गुड्स, बी होगा। इनविटेशन टू ऑफर 66 बी है। इनविटेशन टू ऑफर एक्सपोजर से याद आया। Question number 67. An agreement to remain unmarried. An agreement to remain unmarried is A. valid, B. void, C. voidable, D. unenforceable. I think 67 का D होना चाहिए। 67 का है B. void. An agreement to remain unmarried is void. Question number 68. An agreement enforceable at law is. Question number 68. An agreement enforceable at law. An agreement enforceable at law is option A. Enforceable acceptance, B. accepted offer, C. approved promise, D. contract. 68 का है D. contract, है ना, कि ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एन एग्रीमेंट shall be void for option A. mistake of fact by one party, B. mistake of fact by both parties, C. mistake of foreign law, D. all of the above. 69 का है D। 69 सॉरी, इसमें सारे ऑप्शन गलत है। सो ये क्वेश्चन हटा दिया गया था AIB की तरफ से। एन एग्रीमेंट shall be void for mistake of fact। सो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। void agreement signifies option A. agreement illegal in nature, option B. agreement not enforceable by law, option C. agreement violating legal procedure, option D. agreement against public policy. Question number 70। void agreement signifies A. agreement illegal in nature, option B. agreement not enforceable by law, ऑप्शन सी एग्रीमेंट वायलेटिंग लीगल प्रोसीजर, ऑप्शन डी एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल है ये। सो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लीगल वॉइड एनफोर्सेबल बाय लॉ, बी होना चाहिए। 70 का बी है। $71 a proposal when accepted becomes option A. promise under section 2, B. C. agreement under section 2E, C. contract under section 2H, D. none of the above। B या C में से कोई सा होगा। आई थिंक मैं B लेके चलता हूँ। 71 का A है। promise a proposal when accepted become promise under section 2B। का 72 offer under section 2A is A. communication from one person to another, B. suggestion by one person to another, C. willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto, D. none of the above। 72 का आंसर सही है C. willing to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto। Question number 73। which of the following statement is incorrect?
ऑप्शन ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये जब आया था ना 2012 का है, तब तो जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लाई नहीं होता था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो ये तो सही, ये इनकरेक्ट नहीं है ना, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट नहीं है। बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining damage। सी ये भी सही है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जरूरी नहीं है कि मतलब जो अमाउंट हो वो कैलकुलेट किया जाए, जो डैमेजेस है वो कैलकुलेट किया जाए, या फिर उसको कर सकें, ऐसा कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। सी है where the aggrieved party can be adequately compensated in money, he will get only a decree for damages and not the recourse to where the aggrieved party can be adequately compensated in money, he will get only a decree for damages and not the recourse to। और डी है none of the above। सो 73 का सही आंसर होगा डी। मतलब तीनों सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। 74 which the following is correct statement, which of the following is the correct statement? Option A under section 7 the suit may be for recovery of special movable property or in the alternative for compensation। B under section 7(8) pecuniary compensation is not an adequate relief to the plaintiff for the loss of the article and the relief paid is for injunction restraining the defendant from disposing of the article or otherwise injuring or concealing it or for return the same। C both A and B are correct, D all are incorrect। C होना चाहिए 74 का, C है। 75 Transfer of Property Act 1882 unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit under Transfer of Property Act: A upon his birth, B 7 days after his birth, C 12 days after his birth, D none of all। अनबॉर्न पर्सन है क्या? ऑप्शन 75 का ए होना चाहिए अपॉन हिज बर्थ, या फिर नॉन ऑफ, या फिर डी होगा अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन। ए या डी, यह तो अपॉन हिज बर्थ होगा, या फिर हो सकता है कि वो अनबॉर्न हो तभी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट सेफ हो। 75 का है ए अपॉन हिज बर्थ। 76 which Selig, I don't know ये क्या है, which Selig Transfer of Property Act deals with onerous gift। एक सेकेंड, which Selig Transfer of Property Act deal with onerous gift? सेक्शन 127, 126, 125, 124। और इसका जो सही आंसर है सेक्शन 76 का ऑप्शन ए सेक्शन 127। Question number 77 the Negotiable Instrument Act 1881 came into force on 77 का सही आंसर है 1 मार्च 1882।
1 मार्च 1882, 1 मार्च 1882, 77 का आंसर जो है सी सही है। Question number 78. The term negotiable instrument is defined in the Negotiable Instrument Act 1881 under section 12, 13, 13A, 13B. सही आंसर है इसका 78 का ऑप्शन बी, सेक्शन 13। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 13 में दी गई है। सेक्शन 79. The existence of statutes of limitations are due to option A. Long dormant claims have more, I don't know ये क्या लिखा हुआ है फिर से, more of cruelty than justice in them. B. The defendant may have lost the evidence to dispute the stale claim. C. Persons with good cause of action should pursue them with reasonable diligence. Option D. All of the above. 79 का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर से रीड कर लेता हूं मैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस आर टू लॉन्ग डोरमेंट क्लेम हैव मोर ऑफ क्रूएलिटी देन जस्टिस इन देम। The defendant have lost the evidence to dispute the stale claim. C. Persons with good cause of action should pursue them with reasonable diligence. D. All of the above. Question number 80. Limitation Act is applicable to civil suits, criminal cases, both of the following is correct. Option D. Civil, all of the above. 80 का सही आंसर है ए, सिविल सूट्स। लिमिटेशंस will only apply on civil suits. Question number 81. Upon failure to hold a statutory meeting, the penalty for the defaulting company shall be option A. 500 per day of default. B. Wound up. C. 1000 per day of default. D. None of the above. Upon failure to hold a statutory meeting, the penalty for the defaulting company shall be statutory meeting. 500 per day of default, wound up, 1000 per day of default, none of these. 81 का सही आंसर है डी, none of the above. 82. Free transferability of share is mandatory in a listed company. B. Company limited by shares. C. Public limited company. C. Foreign company. Free transferability of shares, company limited by shares, public. सी होना चाहिए इसका। 82 का क्या है आंसर? सी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। uh, 83. The memorandum of association of a listed company shall be as per table A, B, C, D. So इसका जो सही आंसर है 83 का वो है बी, टेबल बी, एज पर टेबल बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिस्टेड। क्वेश्चन नंबर 84 गलत है, इसमें ऑप्शंस गलत हैं सारे, तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ सकेंगे,
इसका सही आंसर हमें नहीं पता चल सकेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अमेंडेड। रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज ये अमेंड हो सकता है, एसोसिएशन लाइबिलिटी भी ये भी अमेंड हो सकता है, ये भी अमेंड हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स, एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन 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 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स भी ऑब्जेक्ट्स भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता होगा, इसका मेरे को पता नहीं है, श्योर नहीं हूं मैं। और एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन तो हो सकता होगा। सो हालांकि इसमें जो पूछा है कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब जो अमेंड नहीं किया जा सकता, बट क्योंकि इसमें चारों ही अमेंड किए जा सकते होंगे, इसलिए क्वेश्चन जो है वो इसका एक मार्क्स हर स्टूडेंट को दे दिया गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा था, 84 ही था ना। 85 इन द आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर, ये तो ऑप्शन इसका कहाँ है, बिना देखे भी कोई बता देगा, 7 years। ठीक है, 85 का हो गया सी। और 86 right of a private defense of the body extend to voluntarily causing death if the offense which occasions the exercise of right A reasonably cause apprehension that death will be caused, B reasonably cause apprehension that simple injury will be caused, C is of escaping with stolen property immediately after theft, D is of arresting a person who is running away after having committed an offense of voluntarily causing hurt। A 86 का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 अंडर द सेक्शन 498A the cruelty means and includes only demand of dowry, B physical torture, C both mental and physical torture, D none of the above। Cruelty means physical torture, dowry death। 304B में आई थिंक डॉरी डेथ है, तो डिमांड फॉर डॉरी इसमें नहीं होना चाहिए। फिजिकल टॉर्चर तो है, मेंटल है या नहीं है मैं श्योर नहीं हूं, तो या तो बी होगा, ये तो नहीं है, या तो बी होगा या सी होगा। एट्टी सेवन का है सी बोथ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। Question number 88 what is the offense where preparation itself of offense is punishable? preparation भी होना चाहिए, प्रिपरेशन डकैती। एट्टी एट का बी है डकैती। 89 in Rest versus Govinda, the points of distinctions between the two provisions of the IPC were explained. Section 34 and Section 149, 302 and 304, 299 and 300, 403 and 405। सी होना चाहिए 89 का, सी है 299 and 300। 90 है A has sexual intercourse with his own wife aged
अबाउट 14 years with her consent, ए committed, इसका नहीं पता भाई। ए नो ऑफेंस, बी ऑफेंस ऑफ रेप, सी इंटरकोर्स विद ओन वाइफ इज नॉट रेप, डी एज देयर वाज कंसेंट हेंस ए कैनॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस रेप। ये नेसेसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम की है। वो ए बी सी इन तीनों में से कोई सा होगा? बी। 90 का है बी, ऑफेंस ऑफ रेप। नाइन्टी का ऑप्शन बी हो जाएगा। और इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास और हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपने मैंने दोनों मिलके सॉल्व कर लिए हैं और ऑप्शंस तो दिए गए हैं। 90 तक हमने क्वेश्चंस हमारे पास थे तो हमने कर लिए। ऑप्शंस एक्स्ट्रा 100 तक दिए हुए हैं, इसका पता नहीं क्या करेंगे। बट ये है कि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चन हम नहीं कर पाए क्योंकि था नहीं इसमें। बट ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन है समवेयर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहेंगे और इन फ्यूचर कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। और फिर मैं बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं एआईबी के वो भी सॉल्व करूंगा, तो ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं मुझे भी और आप सभी को भी। सो तब तक के लिए, जुड़ने के लिए, पेशेंस रखने के लिए आप सभी का थैंक यू।